जो खाया वो यहीं किया था, बाहर नहीं ले गए। लेकिन अंग्रेजों ने इस देश को उजाड़ दिया। व्यापारी लोग थे, व्यापारी की तरह आए थे ना, धंधा करना था उन्होंने। तो हमारा सारा कच्चा माल क्या होता है? लोहा हो गया, कपास हो गई, जिससे हम कुछ बनाते हैं। कच्चा माल होता है जिससे हम कोई पक्की चीज बनाते हैं। अगर हम कपड़ा बनाते हैं वो तो पक्का माल हो गया, कच्चा माल क्या हुआ? कपास हो गई, ठीक है ना। लोहे से हम बांध बनाते हैं या कोई और चीज बनाते हैं, वो पक्का माल हो गया। लेकिन जो जमीन से लोहा निकालते हैं वो कच्चा माल है। तो हमारा जितना कच्चा माल था यहाँ से ले जाते थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में जो टेक्सटाइल का काम था ना, जो कपड़ा बनाने का, बहुत ज्यादा था। रेशम से, दूसरे से, गांव में खटियां थी, लोग बनाते थे, सब उजाड़ दिए। और कच्चा माल वहां से लेके जाते थे। फिर क्या करते थे? वहां से पक्का माल, यानी कि यहाँ से अगर सूत ले गए, कपास ले गए, तो वहां से कपड़ा फैक्ट्रियों में बड़ा हुआ कपड़ा हमारे यहाँ महंगे दाम में। तो इस तरह से वो लूट करते थे। और उस लूट के खिलाफ भारत के लोग लड़े। आपको हमारी जो आजादी का जो संघर्ष है, आंदोलन है, उसका इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। एक बार कंगना रनौत का बयान आया था ना कि क्या, हाँ, हमें भीख में आजादी मिली है। भीख में मिली, उनको मिली होगी। ऐसे भी लोग हैं जिनको भीख में मिली है, ऐसे भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, जिन्होंने उनके नीचे माथे टेके हैं, ऐसे भी लोग हैं, उनको तो मिल गई जाती। लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तानी लड़े हैं, मरे हैं, कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह की बात आई, कितनी उम्र थी भगत सिंह की जब उसको फांसी लगी? 23। ठीक है जी। आप में से कौन कौन है बच्चे जो 23 साल से ऊपर के हैं या 23 साल के आसपास के हैं? आप में से कोई 19 साल का होगा, 20 साल। 23 में तो फांसी लगी भगत सिंह को। उससे पहले उसने जो संघर्ष किया, जो लिखा भगत सिंह ने, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। भगत सिंह ने बहुत लिखा, उसके किताब की है, लेखों की, हर चीज पे लिखा भगत सिंह ने। क्या जरूरत थी उसको? अच्छे खाते पीते किसान परिवार का बेटा था, खाते पीते किसान परिवार का बेटा था, वो भूखे परिवार का बेटा तो नहीं था। वो भी अच्छी अपनी खेती कर सकता था, कहीं पढ़ लिख के अच्छा पढ़ने लिखने वाला समझदार नौजवान था, पढ़ लेता, वही नौकरी लग जाता अच्छी, अंग्रेजों की आईएएस बन जाता था, कुछ और बन जाता। लेकिन नहीं, 23 साल की उम्र में फांसी लग गया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था तब तक उसने, ठीक है ना। ऐसे असंख्य नौजवान हैं। जब मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानियां दी आजादी के लिए। एक, जब भगत सिंह वगैरह जेल में थे तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया, क्योंकि सारे ही अंदर हो गए। भगत सिंह और उनके साथी वही क्रांतिकारी थे। तो जो कुछ बचे थे एक दो, उन्होंने सोचा कि इस क्रांतिकारी आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ दोबारा से खड़ा किया जाए। तो उन्होंने अपने एक पुराने साथी को पकड़ा, भगवान दास तलवार नाम था उनका, उनको पकड़ा, कहा भी आप कुछ करो। तो भगवान दास तलवार का एक बेटा था 17 साल का, हरिकिशन तलवार, ठीक है। उसने अपने बेटे को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी, 17 साल के बच्चे को। और पंजाब का जो गवर्नर था तब, लाहौर के अंदर एक फंक्शन था, स्कूल यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होता है। जब यूनिवर्सिटी के पेपर हो जाते हैं ना, तो 2 या 3 साल के बाद एक प्रोग्राम होता है जिसमें बड़ा प्रोग्राम करके वो बच्चों को डिग्रियां देते हैं। तो एक प्लानिंग बनाई कि इस गवर्नर को मारेंगे। उसने अपने बच्चे को ट्रेनिंग दी, और बच्चा जब वहां गया, मारने गया, तो वो गवर्नर के गोली नहीं लगी, वो एक पुलिस वाले के लगी और मर गया। बच्चा पकड़ा और वो 17 साल का बच्चा जेल में चला गया। अब उसका बाप उससे मिलने जाता है जेल में, पता है इसको फांसी होनी है, पता है इसको फांसी होनी, मेरे बेटे को फांसी होगी। पहला सवाल उसने किया कि हरिकिशन, तेरे से ये निशाना कैसे चूक गया? उसने पता क्या बताया? कहता पापा, हुआ ये कि जब गवर्नर आया उसके साथ ही
सर राधा कृष्णन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, वो बहुत बड़े विद्वान थे। वो वाइस चांसलर थे शायद किसी यूनिवर्सिटी के, या नहीं थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। कहते नहीं वो गवर्नर के साथ, और कहते मुझे ये डर था कि ये गोली उनको ना लग जाए, मारना तो मैंने गवर्नर को है। उस चक्कर में मेरा निशाना छूट गया। आप ये देखो, एक बाप, ये उसका बाप का त्याग देखो कि अपने बेटे को सूली पे चढ़ाने के लिए उसने प्यार किया देश के लिए। और उसके बाद जब निशाना चूक गया, इस बात की परवाह किए बिना कि इसको फांसी होगी, वो उससे सवाल करता है, बेटा तेरे से निशाना चूक गया। ऐसी अगर आप कहानियां सुनोगे हमारे आजादी के आंदोलन की, तो आपको लाखों करोड़ों कहानियां मिलेंगी इस तरह की कि लोगों ने अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश को आजाद करवाने के लिए। ये उन लोगों को जवाब है, उन्होंने या तो इतिहास पढ़ा नहीं या उनके मन में मैल है कुछ, वो कहते हैं भीख में मिल गई। आप सबको भारत की आज़ादी का इतिहास पढ़ना चाहिए। दुनिया भर में जो आज़ादी के आंदोलन हुए हैं वो विलक्षण है, भारत का जो आज़ादी का आंदोलन है। अब ये वो माहौल था जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, जब एआईएसएफ की स्थापना थी। क्या जरूरत थी एआईएसएफ बनाने की? विचार ये था कि विद्यार्थी एक बहुत जोशीले लोग होते हैं, इनको संगठित रूप से एकजुट करके कैसे आजादी के आंदोलन में उतारा जाए। किसी एक पार्टी का संगठन ना ये पहले था ना आज है, ये बात ध्यान रख लो। तो किसी एक पार्टी का संगठन नहीं है, तब भी एक पार्टी का संगठन नहीं था। आज भी इसका सदस्य कोई बन सकता है, कोई भी विद्यार्थी, बस एक शर्त है, वो इसके संविधान में लिखे हुए जो उद्देश्य हैं उनको वो मानता हो। पहली बात तो वो नफरत की बात ना करे, धर्म के नाम पर लड़ाने की बात ना करे, सांप्रदायिकता ना फैलाए, ठीक है ना। आगे बढ़ने वाले विचार रखने वाला, वो किसी भी पार्टी में वो ना हो, चाहे किसी भी पार्टी में ना हो किसी पार्टी में, वो एएसएफ का सदस्य तब भी बन सकता था, आज भी बन सकता। तो देश के विद्यार्थियों को आजादी की लड़ाई में संगठित रूप पर ऑर्गेनाइज ढंग से उतारने के लिए एआईएसएफ का गठन हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया आपको कि इसका उद्घाटन किसने किया था, इन्होंने बताया था। किसने ध्यान से सुना है? नहीं, आप स्टूडेंट थोड़े ही, आप भी बताओगे। स्टूडेंट्स में से पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत कुछ आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, आता है ना, ये थे वो थे। एक खाते पीते घर का लड़का, जवाहरलाल नेहरू का बाप इस देश का चोटी का वकील था तब, ठीक है ना। पता है कितनी सजा काटी जवाहरलाल नेहरू ने, कुल मिलाकर के कितने साल जेल में रहे जवाहरलाल नेहरू, को बता सकता है? 9.5 साल। और वो टाइम था जब कहते हैं ना, ये तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लगा हुआ था। वो जमाना था किसी को पता नहीं था कब आजादी मिलेगी, पता नहीं किसी को भी आजादी मिलेगी और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं फलाना मंत्री बनूंगा, किसी को नहीं पता था। इसके बावजूद एक खाते पीते घर का लड़का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और 9.5 साल की जेल काटी। और लोग कहते हैं जी आज, और कहते कौन है कि जी ये तो प्रधानमंत्री बन गया जी, ये तो जी कुछ नहीं त्याग किया जी, फलाने ने नहीं किया जी। वो कहते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों की दलाली की या गुलामी की। गांधी के बारे में भी कह देंगे, ये बापू क्यों कहते हो, ये बापू ने तो देश के लिए कुछ नहीं किया। वो एक कवि है, हाँ, वो इस पे एक बार वो सुना रहा था, कहता भी मेरे को मिल गया एक, कहता एक आरएसएस का था, कहता ये बापू बापू कहते हो, बापू ने क्या किया देश के लिए, कहता मैंने गुस्सा नहीं माना। मैंने कहा हो सकता है अपने बापू की बात कर रहा हो, ठीक है ना जी।
क्योंकि उनके बापू ने तो नहीं किया कुछ भी, उन्होंने तो गुलामी करी है, उन्होंने तो तलवे काटे हैं। ठीक है ना। गांधी भी बैरिस्टर था भाई, बाहर से पट के आ रहा था। ठीक है ना। और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में लड़ा, यहाँ आने के बाद यहाँ लड़ा, 6.5 साल की कैद उसकी है। सरदार पटेल 6.5 साल जेल में उसने काटे, वो भी बैरिस्टर था, पढ़ा लिखा था। और ये तो वो है जिनको हम जानते हैं। ऐसो हजारों लाखों लोग हैं जो इस देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। और एक बात ध्यान रखिए, जब 1936 में AISF बनी, AISF का इतिहास मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। आपको गर्व होना चाहिए, AISF आज वो संगठन है इस देश में जो आज काम कर रहे संगठन है, आज की डेट में उनमें सबसे पुराना संगठन है और जिसका गौरवशाली इतिहास है इस देश की आजादी दिलवाने के लिए। AISF ने ऑर्गेनाइज किया। जब AISF का सम्मेलन हुआ तो इसको गांधी जी ने भी संदेश भिजवाया, शुभकामना संदेश भिजवाया। टैगोर ने शुभकामना संदेश भिजवाया। टैगोर को जानते हैं आप? रविंद्रनाथ टैगोर। पूरे देश के बड़े बड़े जो आजादी के आंदोलन के जो लीडर थे, उनकी निगाहें थी इस पर कि हाँ, देश के विद्यार्थियों को संगठित होना चाहिए। नहीं तो वो भी कह सकते थे भाई नहीं, विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए, कह सकते थे, सियाने लोग थे। लेकिन उन्होंने समझा, तो पता था कि अकेली पढ़ाई ही किसी काम की नहीं है। अगर आप अपने आसपास क्या हो रहा है, अगर आपके समाज में क्या हो रहा है, अगर आपके प्रांत में क्या हो रहा है, अगर आपके देश में क्या हो रहा है, अगर आप उससे सरोकार नहीं रखते तो आप की पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। समझ लीजिए, पढ़ के IAS भी बन जाओ, जब आप इस सिर्फ पढ़ाई करके, पढ़ाई जरूरी है, मैं आऊंगा उसके ऊपर, आप पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई 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 और कुछ दुनिया से सरोकार नहीं रखोगे, बाहर में जाए मैंने तो पढ़ के अफसर बनना है, तो वो फिर अफसर ऐसे ही बनोगे जैसे आज बने हुए हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि नीचे समाज कैसा है, लोगों की दिक्कतें कैसी हैं, उनकी मुसीबतें क्या हैं, फिर वो पॉलिसियां कैसे बनाएंगे, तो कानून कैसे बनाएंगे। आम लोगों के लिए तो नहीं बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे ना। अगर यही कोई बच्चा जो पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ वो समझता है कि मेरे देश के, मेरे प्रांत के, मेरे गांव के लोग किस हालत में जी रहे हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं, उनकी मुसीबतें क्या हैं, तो जब वो अफसर बनेगा, जब वो मुख्यमंत्री बनेगा, जब वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो फिर वो नीतियां ऐसी बनाएगा ना कि उनका भला हो। नहीं तो फिर नीतियां वो ऐसे बनाएगा कि अंबानी का भला हो, अडानी का भला हो, ऐसी ऐसी नीतियां बनाएगा ना। तो इसलिए मैं अक्सर सुनाता होता हूँ, नीलम जी बैठी हैं, इनके फादर चौधरी वीर सिंह अक्सर सुनाया करते थे। जब हम स्टूडेंट थे कभी हमारी क्लास लेते थे, मुझे आज तक मेरे दिमाग में है वो। कहते थे भाई देखो, एक झोटा, अगर वो हम बोलते हैं उसको कुरली बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? कुरली। कुरली में चारा खा रहा है, आप उसके पास जाके कहो भाई देख वहां बस का एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, तो असर होगा उसको। आप थोड़ा और नजदीक जाके कहो देख भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसको तो असर होगा? नहीं होगा। आप थोड़ा और कान के पास जाके कहो देखो भाई बच्चों की पढ़ाई बहुत महंगी होगी, बसों के किराए बहुत बढ़ गए, तो ज्यादा कान पे जाके बोलोगे तो यूं देखेगा एक बार मेरा फिर खाने लग जाएगा। ठीक है ना। तो फिर अगला सवाल उनका था कि उस झोटे पे कोई असर नहीं इन बातों का, तो अगर भैया आप पे भी कोई असर नहीं तो आप में झोटे में फर्क क्या रहेगा? ठीक है ना। तो हम इंसान हैं, तो इंसान है, दिमाग है, पढ़े लिखे हैं, तो हमारे ऊपर, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम समाज में रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, हमारे प्रांत के साथ क्या हो रहा है, तो हमें हमारे ऊपर उसका असर पड़ना चाहिए ना। तो इसलिए
हमें एक सजग विद्यार्थी के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए और एक सजग सिटीजन के तौर पर, निवासी के तौर पर हमें प्रफुल्लित होना चाहिए। ये सब अब कई सवाल करेंगे। अच्छा, मैं अभी बता दूं इतिहास के बारे में। हमने अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, हमने सामाजिक सरोकार के बहुत से काम किए। आपको याद होगा 1943 में भारत में भीषण अकाल पड़ा बंगाल में, जिसको बंगाल फैमीन के नाम से जाना जाता है। सुना है किसी ने? क्यों पड़ा था? वो इसलिए पड़ा था कि एक तो उत्पादन कम होता था अनाज का, खाने पीने की चीजों का, और फिर बेटा दूसरा ये था कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला, कुछ बता सकता है हिस्ट्री वाला बच्चा जिन्होंने हाथ खड़े किए? सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुई थी? 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर। एक तरफ जर्मनी था, जापान था, इटली था, दूसरी तरफ रशिया था, अमेरिका था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड भी लड़ाई लड़ रहा था। तो क्या हुआ, 1943 के दौर में वो जो अकाल पड़ा वो इसलिए पड़ा कि एक तो उत्पादन कम था, दूसरा ये था कि अंग्रेजों ने जो यहां उत्पादन होता था वो बाहर अपनी फौजों के लिए भेज दिया, और उससे भयंकर अनाज की किल्लत हो गई। और कितने लोग मरे बंगाल के अंदर? एस्टीमेट के हिसाब से उस अकाल में 30 लाख से ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा लोग उस अकाल में मर गए भूख से। आपने कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शशि थरूर का एक भाषण आता है, उसमें उसने आंकड़े दिए हैं और उसमें वो लिखता है, और ये सही बात है, जब कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने, जब चर्चिल वहां का प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसके सामने रखा कि जी बहुत लोग मर रहे हैं, हम अनाज सारा वहां लोगों को खाने की बजाय हम अपने इधर भेज रहे हैं, तो इस पे कुछ आप पॉलिसी बनाइए, ये बहुत लोग मर गए हैं। तो उसने पता उस फाइल पे क्या लिखा है? उसने लिखा, क्या गांधी अभी जिंदा है? वो अभी नहीं मरा। यानी कि किस तरह का जालिम राज था वो। इस तरह का जालिम कि प्रधानमंत्री 30 लाख लोग मर रहे हैं भूख से तड़प पर, उसको बताया जाता है कि भाई इस पे थोड़ा अनाज डाइवर्ट करना बंद करो। वो फाइल के ऊपर लिखता है कि क्या गांधी अभी तक नहीं मरा? देख लो कितना इनसेंसिटिव होगा। उस अकाल में AISF ने पूरे बंगाल के अंदर कम्युनिटी किचन चलाए, अनाज का प्रबंध करके गांवों और शहरों के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने हजारों की तादाद में कम्युनिटी किचन चलाए और लोगों को खाना खिलाया। तो हम सिर्फ ये नहीं कि आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, हमारे सामाजिक सरोकार भी थे, मानवीय सरोकार भी थे, जो आज भी हैं। हमें आजादी मिल गई और आजादी मिलने के बाद हमारा संविधान बन गया। जानते हैं ना, संविधान बना, और वो संविधान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। हमारी दुनिया बदल गई उस संविधान से बहुत हद तक। उस संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, और जो हमारे उसके बाद नेता है उन्होंने भी बहुत कुछ दिया। यहाँ छुआछूत की समस्या थी ना, हमारे संविधान ने कह दिया सब बराबर हैं, छुआछूत अपराध है ना। वो ठीक बात है कि अकेले संविधान में लिख देने से सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन इससे पहले तो वो कानून भी नहीं था इस तरह का। वोट का अधिकार दिया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कलम से सबको वोट का अधिकार मिल गया हो। इंग्लैंड के अंदर जो इतना पुराना लोकतंत्र है, वोट का अधिकार महिलाओं को कब मिला? 20वीं सदी के शुरू में, 1900 कुछ में। और भारत में सब जो वयस्क थे, मेजर थे, चाहे वो
औरतें हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सब व्यस्तों को एक दिन में वोट का अधिकार मिल गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो वोट का अधिकार आपसे आज छीनने की कोशिश हो रही है। जो बिहार में चल रहा है आपके सामने, आप देखिए उसको, कि आप साबित करोगे कि हम सिटीजन हैं, आप और हम तो कर लेंगे। ऐसे गांव देहात के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आधार कार्ड वो मानते नहीं, आधार कार्ड नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो हमें वोट का अधिकार मिला आजादी की लड़ाई के बाद संविधान के जरिए, उसको छीना जा रहा है। 60 लाख लोग बिहार में 2 महीनों में, पिछले 2 महीनों में उनके वोट कट गए हैं। पता है आपको इस बात का? तो क्या हमें इससे सरोकार नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए जैसे ये कह रहे थे कि आजाद हो गए हम, लेकिन संगठन की जरूरत हमें अभी भी, विद्यार्थियों के संगठन की जरूरत है, नौजवानों के संगठन की जरूरत है, किसानों के संगठन की जरूरत है। हमें संगठित होने की जरूरत है। पढ़िए, आप एएसएम में हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप पढ़िए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप लॉ कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, आप आईटीआई कर रहे हैं, आप आईआईटी कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, पढ़िए। अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको सीरियसली करिए और कोशिश कीजिए कि उसके अंदर आप टॉप पे रहें। और इसमें आईएएस में आना आपको मदद करेगा। इसमें कम से कम, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने इनका जिक्र किया, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं अगर पढ़ पाया हूं तो उसमें एआईएसएफ और जिस माहौल में मैं रहा उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं बता देता हूं, मैं हूं, मेरा छोटा भाई है, हम गांव के रहने वाले हैं। मैं 11वीं और 12वीं के अंदर था जब मैं एआईएसएफ में आ गया, मैं पढ़ गया। मेरा छोटा भाई था, वो नहीं पढ़ पाया, वो एएसएफ में नहीं आया, वो गांव की अपने दोस्तों की उसमें चला गया, सोसाइटी में, वो 8वीं नहीं कर पाया। और मैं पढ़ पाया हूं क्योंकि मैं एएसएफ में आया। क्योंकि एएसएफ में आने पे हमें ये हमेशा बताया जाता था कि पढ़ाई की क्या कीमत है, पढ़ना क्यों जरूरी है, और प्रोत्साहित किया जाता था, और अगर कहीं दिक्कत आती थी तो मदद की जाती थी। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, और अगर आप एआईएसएफ में हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो एआईएसएफ के अंदर आकर के आप आपस में डिस्कस करिए, एक दूसरे की जो मुश्किल है उसकी हल करने की कोशिश कीजिए। और जो एआईएसएफ के साथ जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, जो टीचर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, या और इस तरह के लोग हैं, उनकी सहायता लीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, वो आपको मदद करेगा। जैसे ये एआईएसएफ के थे, तो इसीलिए तो इन्होंने लाइब्रेरी के लिए कोशिश की ना, क्योंकि इनको पता था कि पढ़ाई की क्या कीमत है और पढ़ाई करनी क्यों जरूरी है और बच्चों की समस्याएं क्या। तो ये क्योंकि पुराने एआईएसएफ के थे, इसलिए उनको इस बात की चिंता थी, क्योंकि वो खुद मुश्किलों से निकले थे, उनको पता था मैं कैसे पढ़ाऊं और बच्चों की क्या क्या मुश्किलें। तो इसलिए एक तो पहली बात है कि आप पढ़िए, अपनी समस्याएं साझी करिए, पढ़ाई के दौरान को मदद चाहिए, उस मदद की एक दूसरे को लीजिए और दीजिए। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप अपना सिलेबस तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप दूसरी अच्छी किताबें और साहित्य भी पढ़िए। उससे आपकी ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ना, इसमें बहुत आपका विकास होगा, आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगी। अखबार पढ़िए डेली। हाँ, ये देखना कि अखबार कौन सा पढ़ना है, ये चूज करना पड़ेगा। अच्छे अखबार आते हैं, अगर आप इंग्लिश हैं तो आप हिंदू अखबार पढ़ सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, हिंदी हैं तो भास्कर पढ़ सकते हैं।
जो कुछ लिखा है उसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। अखबार पढ़ने की आदत छूटती जा रही है, लेकिन हमें नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़िए। आपने प्रेमचंद को कितनों ने पढ़ा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है हिंदी में? मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना आपने कभी? सुना ना? मुंशी प्रेमचंद का गोदान नावल पढ़ा है किसी ने? नहीं, आपसे तो पूछेंगे, हम तो विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। पढ़िए मुंशी प्रेमचंद को, उनकी कहानियों को पढ़िए। हरिशंकर परसाई को पढ़ा है किसी ने? पढ़ा? हरिशंकर परसाई को पढ़िए। राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा? ये मैं हिंदी के बता रहा हूं। पढ़ा? महापंडित राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं उनको। भगत सिंह के लेख पढ़े? पढ़िए। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी, अच्छी चीजें भी आपको चूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है वो कंगना रनौत का लिखा हुआ लेख पढ़ लो आप, ठीक है ना? क्या पढ़ना है ये भी अकलमंदी का काम होता है, सलाह लेनी चाहिए आपको। पढ़िए आप। तो दूसरी बात ये है कि अपने सिलेबस के साथ साथ आप दूसरी किताबें भी पढ़िए। अभी बता रही थी, कोई साथी बता रहे थे आपको भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह जब जेल में थे, फांसी की सजा हो चुकी थी, इसके बावजूद लाहौर के अंदर एक द्वारकादास लाइब्रेरी होती थी। द्वारकादास लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे वो भगत सिंह के जान पहचान वाले थे, मिलने जाते थे। उन्होंने लिखा बाद में, कहते भाई मैं तो परेशान हो गया कि भगत सिंह की पढ़ने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो किताबों को निगलते थे और मेरे से डिमांड करते थे। जब भी मैं मिलने जाता था उनकी 10-12 किताबों की लिस्ट मेरे सामने होती थी, पहले वो पढ़ चुके होते और मेरे से उनकी मांग नहीं पूरी की जाती थी। उस आदमी को पता है कि मुझे फांसी होनी है, लेकिन इसके बावजूद पढ़ने की ललक भगत सिंह में नहीं गई। जब भगत सिंह को फांसी होनी थी, आपने सुना होगा किस्सा, भगत सिंह को लेने के लिए गए कि आओ आपको फांसी होनी है, तो उन्होंने कहा क्या 10 मिनट वेट कर सकते हो? वो किताब पढ़ रहे थे लेनिन की जीवनी। लेनिन रूस के लीडर थे, क्रांति के लीडर थे। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को मिल रहा है, 10 मिनट का टाइम और दे दो। और यूं ही वो किताब उन्होंने पूरी की, खत्म होने वाली थी, उन्होंने किताब ऐसे फेंकी, कहते चलो। ये था जज्बा पढ़ने का। इसीलिए तो भगत सिंह है ना। बहुत से क्रांतिकारी हुए, लेकिन उनमें से बहुतों को तो हम जानते भी नहीं, तो वाणी उनकी भी कम नहीं है। लेकिन नहीं क्या भगत सिंह को क्यों जानते हैं? उनके विचार होगी। तो इसलिए पढ़िए आप। और फिर कैसा दूसरे साथियों ने कहा, संगठित होइए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में एक्टिव होइए और आपके आस पड़ोस में, आपके देश में, आपके समाज में क्या गलत और क्या ठीक हो रहा है उसके बारे में अपने विचार बनाइए। और जो गलत हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जितना भी योगदान आप दे सकते हो, जो भी कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकते हो, वो कंट्रीब्यूशन देने की कीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल ये अगर देश और समाज ठीक होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो ठीक हो गई ना। एक जतेंद्र पन्नू हैं, जर्नलिस्ट हैं, नवा जमाना के पंजाब के, उनका मैं एक दिन भाषण सुन रहा, वो कह रहे थे, पर्यावरण पे बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो उम्र उनकी होगी 65-70 साल उम्र होगी। कहते मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात पे शर्मिंदा हूँ? शर्मिंदा इस बात पे हूँ कि हमारी पीढ़ी ने जितना पर्यावरण का सत्यानाश किया है उसके लिए शर्मिंदा। हमने इस प्रकृति को निचोड़ लिया अपने फायदे के लिए और पर्यावरण का बेड़ा गर्क कर दिया। वो एक और बात सुनाते हैं कि आज हालत ये हो गई है
कि आप मार्केट में बैंगन खरीदते हो ना, तो पहले तो बैंगन खरीदते थे कि साफ सुथरा हो, कीड़ा ना लगाओ। कहते अब लोग बैंगन ये देख के खरीदते हैं कि अगर कीड़ा लगा होगा ना तो वो ठीक है, क्योंकि जिसमें कीड़ा बच गया इसका मतलब इसमें जहर नहीं है, इसमें पेस्टिसाइड नहीं है। ये हमने हाल कर दिया पर्यावरण का। और कहते हैं हमें आप जो पीढ़ी आगे बच्चे आने वाले हैं, हम शर्मिंदा हैं आपके लिए कि हमें कैसा देश मिला, हमें कैसा पर्यावरण मिला, हमें कैसी साफ सुथरी हवा मिली, हमें कैसा साफ सुथरा पानी मिला, और हम कैसे गंदा करके वो आप सबको दे रहे हैं। और ये अब जिम्मेवारी बनती है हम सबकी कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे से हम इसको सुधारें, पर्यावरण को अच्छा करें, अपने आसपास हवा पानी को अच्छा करें, फसलों को अच्छा करें, समाज को अच्छा करें। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और एक तो मैंने बैंगन के जहर की बात करी, अब एक जहर और सबसे बड़ा हमारे समाज में फैल रहा है, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। कौन सा जहर है वो? नशा, नफरत का फैल रहा है ना, समाज को खा रहा है ना वो जहर। तो हम AISF के लोग हैं, आप विद्यार्थी हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि उस जहर को खत्म करें। अपने चंद वोटों के लिए, गद्दी के लिए हमने देश का क्या हाल कर दिया। और ये सिर्फ धर्म के नाम पर जहर नहीं है, उनको कोई भी अवसर मिले इस देश के लोगों को मरवाने का, जहर फैलाने का, बांटने का, वो इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी सुना था हरियाणा के अंदर जाट और नॉन जाट के नाम पर दंगे हुए? सुना था कभी? लेकिन ये 2014 के बाद हमारे हरियाणा में धर्म जात के नाम पर दंगे करवाए थे। रोहतक सोनीपत में हुआ, वो हुए नहीं थे। दंगा कभी नहीं होता, वायलेंस कभी होती नहीं है, वो करवाई जाती है। लगातार भाषण दिए गए, एक इस कम्युनिटी से पकड़ लिया वो जहर उगलने लग गया, एक इस कम्युनिटी से पकड़ लिया वो जहर उगलने लग गया, लोगों में नफरत फैला दी और फिर दंगे करवा। तो हमारे शहर में, समाज के अंदर ये जो दूसरा जहर फैल गया है, ये बहुत खतरनाक है, हमें बांट रहा है और उसका फायदा वो उठा रहे हैं। उसका फायदा वो वोट लेने के लिए उठा रहे हैं, हमारे बंटवारे का। हमें झूठ पढ़ाया जा रहा है। आप एक ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, सुना ना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम सुना नहीं? ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। उसको विश्वविद्यालय होता ना, यूनिवर्सिटी का नाम, उसको विश्वविद्यालय नहीं कहते, उसको विश्वविद्यालय कहते हैं। विश्वविद्यालय, विश्व का मतलब जहर। और उसका वाइस चांसलर कौन है? बदकिस्मती उसके वाइस चांसलर हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। और एक प्रो वाइस चांसलर भी है, होता ना यूनिवर्सिटी में दो होते हैं, एक वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर कौन है उसका? और उस यूनिवर्सिटी में 24 घंटे झूठ का प्रचार होता है। जैसे मैं पहले कह रहा ना, इतिहास हम सबको पढ़ना चाहिए। आप चाहे साइंस के विद्यार्थी हैं, आप चाहे टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, आपको इतिहास की बुनियादी जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसा हथियार है जिसको आप समाज को आगे ले जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और समाज का सत्यानाश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जर्मनी में यही हिटलर और मुसोलिनी ने इटली में किया, और भारत में भी बहुत से लोग इतिहास को इस्तेमाल करते हैं। एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पूरे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो पढ़िए उस इतिहास को, और भी चीजों को पढ़िए। भगत सिंह ने लेख लिखा था सांप्रदायिकता की समस्या पर, पढ़िए उसको। ये अंग्रेजों के जमाने से शुरू हो गई है ये जहर फैलाने वाली। अब अंग्रेजों को तो हम समझते हैं नहीं, उनका तो मकसद था भाई, उन्होंने तो राज करना था। 1857 में गर्दन पकड़ ली थी हमने, उनकी पकड़ ली थी ना अंग्रेजों की। और क्यों पकड़ी थी, कैसे पकड़ी थी? क्योंकि हम सब इकट्ठे हो गए थे।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे हो गए, मजबूत हो गए, गर्दन पकड़ ली। तो उन्होंने सोचा, कोई प्रयास तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पक्का बना लिया कि इनको जब तक लड़ाएंगे नहीं, राज नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने हमें बांटना शुरू किया, बड़ी नीतियां बनाई। और एक बात बता दूं, जो संगठन आज धर्म की बातें करते हैं ना, वो धर्म की बात नहीं करते, वो फिरका प्रश्न है, धर्म को तो इस्तेमाल करते हैं। यही वो संगठन थे अंग्रेजों के जमाने में मौजूद थे, और इन्होंने अंग्रेजों की उस नीति को बांटो राज करो में उनका साथ दिया। इतिहास पढ़ना जरूरी है, इसलिए चाहे वो मुस्लिम लीग हो जिन्नावाड़ी, वो भी अंग्रेजों का ही काम कर रहे थे, अंग्रेजों का ही काम कर रहे थे ना। मुसलमानों को इकट्ठे हो जाओ, हमारी लड़ाई हिंदुओं से है। और इधर जो हिंदुओं वाले सोकाल्ड संगठन आरएसएस वगैरह, वो भी यही कहते थे, हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है। अंग्रेजों से लड़ाई दोनों की नहीं थी, अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी उनकी। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी हमें। आज इसलिए जरूरी है कि आज माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो हमें एक एआईएसएफ में आने के नाते हमें ये भूलना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई होंगे। हम हिंदू हैं, मंदिर में जाएंगे, घर में पूजा करेंगे, अपनी आस्था करेंगे, सबको आजादी है, हमारा संविधान आजादी देता है। अगर हम मुसलमान हैं तो हम अपनी मस्जिद में जाएंगे, अपने तरीके से अपना पूजा पाठ करेंगे, सबको आजादी है। सिख हैं तो गुरुद्वारे में जाएंगे, घर में पूजा पाठ करेंगे, सबको आजादी है। वो धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म जो ये सब हमें सिखाती है वो क्या है? मानवता। मानस की समय जात एक पहचान हो, कि सबकी एक ही जात है इंसान की। क्या जात है वो? मानव, मानवीयता, हमारी एक ही जात है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ये मंत्र हमारे देश की हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है। ये एकजुट होकर रहना, भाईचारे के साथ रहना, प्रेम के साथ रहना, एक दूसरे से नफरत नहीं करना, ये हमारे भारत के 5000 साल की जो सभ्यता है, ये उसका सार है। आज कुछ लोग उसको सार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एआईएसएफ के लोग हमारी जिम्मेवारी बनते हैं कि हम इसके खिलाफ भी अड़े हों। जब हम बच्चों में बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं, कॉलेज में बात करते हैं, अगर कोई इस तरह की नफरत की बात करता है तो हम उसको प्यार से समझाएं, क्योंकि वो भी तो मिसलेड है ना। वो भी तो बेचारे वो आसपास हमारे आ रहा है, छप रहा है, सुन रहे हैं, अपने घरों में सुन रहे हैं बेचारे, वो भी तो बच्चे हैं, वो तो वही आत्मसात करते हैं ना, तो आसपास के माहौल में होगा। तो हमारी जिम्मेवारी है उनके साथ प्रेम से बात करें, उनको समझाएं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, असलियत ये है, ये तो हमें बेवकूफ बनाया था। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं यही कहूँगा कि आपको बधाई हो, आप एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास है, जिसका कुर्बानियों का इतिहास है, जिसका समाज सेवा और मानव सेवा का इतिहास है। मैं अगर इसको बताने लग जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप पढ़िए, ये सबके इतिहास के ऊपर भी पुस्तकें हैं, और फिर पढ़िए, अपनी पढ़ाई को तन मन धन से आप सिंसियरली करिए। अगर उसके लिए मदद की ज़रूरत हो किसी तरह की, तो हमारे जो है सबके सीनियर साथी यहाँ हैं, उनकी आप मदद लीजिए। हमारे संगठन से सहानुभूति रखने वाले जो टीचर हैं, उनकी गाइडेंस लीजिए। दूसरे लोग हैं, उनकी गाइडेंस आपको मिलेगी। इसके अलावा आप बहुत कुछ पढ़िए, वो किताबें भी अगर चाहिए सुजेस्ट करनी हो, या किताबें भी चाहिए तो किताबें भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, और आप समाज के साथ सरपरा होकर इस देश को एक बेहतर देश, एक हमारा देश